आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आरपीएससी में प्रस्तावित उपन्यास त्यागपत्र की समीक्षा लेकर प्रस्तुत हूँ, क्योंकि सभी लोग जोर शोर से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस सिलेबस में लगे हुए ये एक लघु उपन्यास है, मैं उसकी समीक्षा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँ। वैसे तो अधिकांश लोगों ने इस उपन्यास को पढ़ा ही होगा, अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उनको भी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इसकी समीक्षा में हम देखते हैं कि इसका सारांश क्या है, पात्र कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि त्यागपत्र उपन्यास जो है जैनेन्द्र के द्वारा लिखित है। थोड़ा सा अगर हम जैनेन्द्र के ऊपर प्रकाश डालें तो जैनेन्द्र का जन्म सन 1905 ईस्वी में कौड़ियागंज में हुआ था। इनका निधन सन 1988 ईस्वी में हुआ था और ये प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकार हैं। प्रेमचंदोत्तर से तात्पर्य है यहाँ पर कि इनके जो उपन्यास हैं वो प्रेमचंद के बाद में लिखे गए प्रतीत होते हैं या फिर उस श्रेणी में रखे गए हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। अब बात करते हैं इनके कुछ प्रमुख जो अन्य उपन्यास हैं उनके बारे में। तो उसमें है परख, सुखदा, विवर्त, सुनीता, कल्याणी, व्यतीत और त्यागपत्र का अगर हम प्रकाशन वर्ष देखें तो इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1937 ईस्वी। इसके अगर हम भाग के बारे में बात करें जिसमें कि कथा चलती है तो वो कुल 8 भाग हैं। इसका अगर हम प्रारूप देखें तो ये सामाजिक उपन्यास है जो कि नारी प्रधान है। अब बात करते हैं इसके हम सारांश के बारे में। त्यागपत्र उपन्यास में अनमेल विवाह के दुष्परिणामों की विवेचना की गई है। अनमेल विवाह का नाम लेते ही जरूर आप लोगों के समक्ष जयशंकर प्रसाद के ध्रुवस्वामिनी और साथ ही साथ प्रेमचंद के निर्मला उपन्यास की पृष्ठभूमि जरूर उभर कर सामने आ गई होगी, क्योंकि उस नाटक में और प्रेमचंद के उपन्यास में अनमेल विवाह की दुष्परिणाम की समीक्षा ही की गई है। आगे इसमें है कि इसकी जो अभागी नायिका है जिसका कि नाम मृणाल है, उसके पति को उसके पूर्व प्रेम का पता चल जाता है। यहाँ पे पता चल जाता तात्पर्य ये है कि मृणाल जो है इस उपन्यास में स्वयं बोलती है कि कोई भी पाप या फिर कोई भी जो बात हो अपने पति से छिपाना एक नारी के लिए अच्छी बात नहीं है। वो स्वयं अपने पति से जाकर बोल देती है, क्योंकि जो इसका प्रेमी है वो उसको खत लिखता है कि इस समय वो डिप्टी सर्जन के रूप में तैनात है। तो वो कृतज्ञता ज्ञापित करती है कि आपने मुझे पत्र लिखा, अच्छी बात है, लेकिन आइंदा से आप मुझे पत्र ना लिखें क्योंकि मैं अब किसी के ब्याहता हूँ। तो इसी बात को लेकर वो अपने पति को बता देती है कि नहीं ये बात है। तो उसके पति जो हैं उसे घृणा करने लगते हैं और अंततः संबंध विच्छेद हो जाता है। आगे है कि वह उसको घर से निकाल देता है। मृणाल बोलती है कि अगर आप मुझे घर से निकालना चाहें तो कोई आपत्ति नहीं है, मैं स्वयं आपके घर से चली जाऊंगी। लेकिन उसके पति जो हैं तुरंत उसको कोई रिस्पांस नहीं देते हैं, लेकिन बाद में अंततः वो बोल ही देते हैं कि तू मेरे घर से निकल जा। तो वो निकल भी जाती है, कोई भी आर्गुमेंट वो वहाँ पर नहीं करती है। इसमें उसका एक भतीजा है जिसका कि नाम प्रमोद बताया गया है, और यही प्रमोद जो है वो दयाल नाम से आगे जज बनता है और अपनी आत्मकथा लिखता है। उस रूप में इस उपन्यास की गणना की गई है। उसका अगर हम थोड़ा सा देखें तो एक निष्क्रिय स्वभाव वाला व्यक्ति है, किंतु पूर्ण सहानुभूति रखते हुए भी वो मृणाल की रक्षा नहीं कर पाता है। इस उपन्यास में जो प्रमोद है वो बताता है कि उसकी बुआ उससे उम्र में कुछ 4 या 5 साल ही बड़ी रही होगी और दोनों में बहुत ही मित्रता जैसा व्यवहार था आपस में। जब प्रमोद की माता को पता चलता है कि नहीं, मृणाल का शीला के भाई के साथ प्रेम संबंध जारी है, तो वो प्रमोद से ही बेट मांगती है और प्रमोद को ऐसा अंदाज़ा हो जाता है कि लगता है कि बुआ की पिटाई होगी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है, बेट देकर चला जाता है। उसके बाद प्रमोद की माँ कमरे में बंद करके मृणाल को बहुत बेटों से मारती है, जिसके पश्चात कि उसके शरीर पर लाल लाल उभार देखने में आ जाते हैं।
जब कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो प्रमोद जाता है घर में। वहाँ देखता है कि उसकी बुआ जो है वो औंधे मुँह गिरी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी वो उसे हमदर्दी के 2 शब्द भी नहीं बोलता है। तो इससे आप क्या समझेंगे? इससे आप यही समझते हैं कि वो एक निष्क्रिय स्वभाव वाला व्यक्ति है और वो उसकी रक्षा नहीं कर पाता है। इसके उपरांत इस निरीह और निरपराध युवती के दयनीय पतन का अंत अपराधियों और उपेक्षित व्यक्तियों की एक गंदी बस्ती में घुल-घुल कर उसकी करुण मृत्यु में होता है। यहाँ पर मैंने रखा है कि उस निरपराध युवती के दयनीय पतन का अंत। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि उसका दयनीय पतन क्यों होता है। जब वो अपने पति के द्वारा त्याग कर दी जाती है तो वो एक बनिए के साथ रहने को विवश हो जाती है, और जब प्रमोद बीए में पढ़ने लगता है तो वो अपनी बुआ को खोजता हुआ पहुँचता भी है बहुत समय के बाद। तो वो उस अवस्था में देखता है कि उसकी बुआ गर्भस्थ हैं, गर्भिणी हैं। बुआ उससे सापेक्ष बाद में बात करते हुए बताती भी हैं कि एक स्त्री के पास एक आदमी को देने के लिए क्या हो सकता है, सिर्फ उसका तन। तो जो मैंने उसे दिया, मैं ये जानती हूँ कि वो मेरा रूप के लोभी है, और मुझे कुछ दिनों के पश्चात जब मुझसे उसका मन भर जाएगा तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, लेकिन मैं फिर भी उसके साथ हूँ। कर भी क्या सकती हूँ, क्योंकि उसने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया तो मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती। तो इस तरह हम देखते हैं कि उसका जो पतन है, जो उसके चरित्र का पतन होता है, वो दयनीय स्थिति से होता है, और अंत में जब वो गंदी गलियों में रहती है जहाँ पर कि कह सकते हैं कि वेश्याएँ, चोर, उचक्के, लंगड़े लूले जो अपाहिज होते हैं, भिक्षा मांगने वाले, वो सभी उस गली में रहते थे। तो वो उस गली में पड़ी रहती है और अंततः उसी गली में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब उसकी मृत्यु होती है उसका दृश्य बहुत ही करुण होता है। हिंदू समाज में आरक्षित नारी की आर्थिक परतंत्रता से उत्पन्न घोर विवशता और गंभीर वेदना की यह गाथा पाठक के हृदय को बेचैनी से भर देती है। आज ज़माना कितना भी आगे हो जाए मित्रों, लेकिन एक स्त्री का अपनी कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको मजबूत बनाने की चुनौती हर कदम पे, हर दोराहे पे खड़ी है। अगर स्त्री सक्षम भी है तो उसे पारिवारिक दबाव दबाए रखता है। अगर कहीं कहीं खुला वातावरण मिल भी जाए तो जब वो बाहर निकलती है तो उसे खुले मैदान में भी चुनौती देने वालों की कमी नहीं है। तो ये आज से कम मान के चलें हम कि 70 से 80 वर्षों पूर्व भी यही स्थिति थी। तो जो उसकी कथा है वो सच में पाठक को बहुत ही बेचैनी से भर देती है। अब देखते हैं कि इस उपन्यास का नामकरण किया गया है वो कितना सार्थक है। तो इस उपन्यास का जो शीर्षक है त्यागपत्र, जैनेंद्र जी ने उद्देश्य प्रधान रखा है। इसमें उन्हें आशातीत सफलता मिली है। वास्तव में इस उपन्यास का त्यागपत्र शीर्षक बड़ा ही सार्थक, उपयुक्त और कलात्मक है। इसमें संक्षिप्तता, आकर्षण, सरलता, स्पष्टता, मौलिकता, नवीनता और विषयानुकूलता और कथानक का केंद्र बिंदु आदि श्रेष्ठ औपन्यासिक शीर्षक के सभी गुण उपलब्ध होते हैं। इसे हम आपको आगे अच्छे से समझाते हैं। अब देखते हैं इसके पात्र परिचय को। प्रमोद, जो कि एम दयाल जज आगे इसका नामकरण होता है। मृणाल, जो कि प्रमोद की बुआ है, ये दोनों इसमें मुख्य पात्र हैं। अन्य पात्रों में देखें तो शीला, जो कि मृणाल की सहेली है, शीला का भाई, मृणाल का प्यार। इसमें माता और पिताजी अर्थात मृणाल के भैया और भाभी, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रमोद के माता पिता। अगले पात्र हैं फूफा, जो कि मृणाल का पति है और प्रमोद का फूफा है। उसके बाद है कोयले वाला, वो बनिया जिसके साथ मृणाल बाद में रहती है। उसके बाद है अस्पताल की मेम, जहाँ पर कि वो उस बनिए की पुत्री को जन्म देती है, लेकिन वो पुत्री भी भूख के कारण 10 महीने की होकर मर जाती है। अगली है राजनंदिनी, जिससे कि प्रमोद की शादी तय होती है, लेकिन होती नहीं है। कारण ये होता है कि उसकी बुआ जो है राजनंदिनी के घर पर रहकर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, और जब ये लड़की देखने के लिए जाता है प्रमोद तो बता देता है सबको कि ये मेरी बुआ है। उससे जो है राजनंदिनी की माँ भड़क जाती है और विवाह का बंधन तोड़ लेती है। अगले हैं डॉक्टर साहब, जो कि राजनंदिनी के पिता हैं। अब देखते हैं उपन्यास का समापन किस वाक्यांशों से होता है, जो कि आपको इस उपन्यास की समीक्षा
देने में बहुत ही मदद करेगी। प्रमोद, बुआ तुम गई, तुम्हारे जीते जी मैं सही राह पर नहीं आया। अब सुनो, मैं अब यह जजी छोड़ता हूँ, जगत का आरंभ सभारंभ ही छोड़ दूंगा। औरों के लिए रहना तो शायद नए सिरे से मुझसे ना सीखा जाएगा, आदतें पक गई हैं पर अपने लिए तो उतना ही स्वल्पता से रहूँगा जितना अनिवार्य होगा, वचन देता हूँ। इसी के साथ सही करता हूँ कि जजी से मैंने अपना त्याग पत्र दाखिल कर दिया है। और इसी के साथ इस उपन्यास की समीक्षा समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।